प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मैं असदुल्ला खान हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक दरीना ख्वाहिश है कि उनको भी पाकिस्तान के वोटिंग का जो प्रोसेस है उसमें हिस्सेदार बनाया जाए, उनको शरीक किया जाए और वोट का हक़ दिलाया जाए। अब इस सिलसिले में इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो कई मरतबा कह चुके हैं कि बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो भी इंतखाबी अमल में शामिल होना चाहते हैं और वो इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी इंतखाबी अमल में शामिल किया जाए। और इस सिलसिले में ई वोटिंग के निज़ाम की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हो चुकी है, लेकिन जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो ये समझती हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ तो मिलना चाहिए लेकिन जो इसका तरीक़ाकार है वो दुरुस्त नहीं है, यानी अपोजिशन को इसके तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साथ ही साथ ये मुतालबा भी देखने में आता है कि जी ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके सूबाई और कौमी असम्बली में नुमाइंदगी होनी चाहिए और उनको बराह रास्त नशस्तें मिलनी चाहिए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी हो। अब इस पर अपोजिशन की सियासी जमातें जो बैरून मुल्क पे काम कर रही हैं, यानी कनाडा की जो सियासी जमातें हैं या मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कनाडा के विंग हैं, वो इस बारे में क्या राय रखते हैं और क्या सोच रहे हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ गुजर साहब मौजूद हैं, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा के। बहुत शुक्रिया जावेद गुजर साहब, खुशामदीद। अब्दुर्रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। और वकास गोंदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर ओवरसीज़ फोरम कनाडा। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले जावेद गुजर साहब, ये बताइए कि अपोजिशन की जमातें बिलखुसूस पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिलाने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिशें की हैं वो दुरुस्त हैं या उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? थैंक यू अब्दुल्ला साहब, आपने हमें मौका दिया कि हम अपना मुद्दा बयान कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ खड़ी रही है। पाकिस्तान का सबसे आसान हल पाकिस्तान शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आसान किया कि पासपोर्ट के हसूल के लिए लोगों को धक्के नहीं खाने पड़े और वो पाकिस्तानी पासपोर्ट देके वो 70s में आप देखें। रही बात ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक की, हम इसके मुखालफ नहीं है, हम इसके हक में हैं, लेकिन उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन भी होने चाहिए ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसको वोट देंगे। कोई है उनके कोई ऐसी लेजिस्लेशन, कोई ऐसे TOR उन्होंने नहीं बनाए ओवरसीज पाकिस्तानी वोट दें। इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी वोट कैसे दें? पहले भी ऐसे हुआ, जनरल ज़िया ने रेफरेंडम करवाया, ओवरसीज एम्बेसी, हाई कमीशन, कॉन्सुलेट ऑफिस में इन्होंने रख दिए जी, बक्से रख दिए, उसमें डालो जी। बाद में मुशर्रफ ने ऐसे किया कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट चाहिए जी, उनका रेफरेंडम के लिए वोट चाहिए। जब आती है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक जरूर मिलना चाहिए। मेरे चेयरमैन नहीं, लेकिन ये जो तरीक़ाकार आप कह रहे हैं कि इसका तरीक़ाकार होना चाहिए, तो जो इमरान खान साहब या हुकूमत पाकिस्तान जो तरीक़ाकार लेकर आ रही है ई वोटिंग का निज़ाम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए से, आप क्या इसको दुरुस्त नहीं मानते? हम बिल्कुल दुरुस्त नहीं मानते। ई वोटिंग कैसे? पाकिस्तान में तो ई वोटिंग इन्होंने की नहीं, ओवरसीज पे ये तजर्बा करना चाहते हैं ई वोटिंग का। ई वोटिंग पाकिस्तान में तो वैसे इलेक्शन चोरी हो जाते हैं। अच्छा, अब्दुर्रहमान साहब की चलें राय ले लेते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, आपकी क्या राय है इस पर? आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर असदुल्ला साहब, ये जो वोटिंग का हक तो हमें जरूर होना चाहिए ओवरसीज वालों को। ओवरसीज के अंदर अभी जैसे ई वोटिंग के लिए आप बोल रहे हैं, उसमें भी ऐसी होगा जैसे वो धांधली करेंगे ये लोग। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है वहां से वो बक्स चोरी हो जाते हैं, लोग उठाए जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या रखेंगे? जो कॉन्सुलेट ऑफिस हैं वहां पे भी तो ऐसे ही सिस्टम है ना जी। नहीं, देखिए ना, पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं कि वोट चोरी हो जाते हैं तो वोट चोरी होने से बचाने का कोई मैकेनिज्म ढूंढना चाहिए ना कि पाकिस्तानियों को वोट का हक ही ना हो। यानी पाकिस्तानी वोट तो फिर भी डालते हैं, इलेक्शन तो फिर भी होते हैं, तो आप इसमें शफाफियत लाने की बात करें ना, आप सिस्टम की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। सर देखें, ई वोटिंग जो है ना, ई वोटिंग ये सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है, ठीक है। ई वोटिंग के जरिए आप कुछ भी रिजल्ट दे सकते हैं किसी भी मुल्क। आप जैसे अमेरिका जैसा मुल्क जो अभी तक शोर डाला हुआ है कि जी वो सोवियत यूनियन ने, रशिया ने इनका वो इलेक्शन चोरी किया, तो सेम ऐसे ही है। ई वोटिंग के जरिए आप कोई भी रिजल्ट अपनी मर्जी का लेके आ सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास फिर मुतबादल ऑप्शन क्या है? मुतबादल निज़ाम आपके जहन में क्या होना चाहिए? सेम सिस्टम जी, जो आप लेके जाएं, अपने आईडीज लेके जाएं, आप वहाँ पे पर्सनली वहाँ पे खुद वोट कास्ट करें। उसको जो पेपर है उसका जो बायोमेट्रिक सिस्टम है ना जी,
सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि जो वोट डालने आ रहा है आया वही है या कोई दूसरा बंदा है। इसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके, और जैसे इलेक्शन में होता है कि 1 वीक से स्टार्ट कर देंगे एडवांस, जैसे वोटिंग होती है, वोटिंग सिस्टम। आप कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ बनाया जाए और वहां पर आकर फिजिकल पर्ची पर वोट डाला जाए? जी हाँ जी। अच्छा, सही है। वकास गोंदल साहब, ये आपने तहफ़्फ़ुज़ात सुने ऑपोजिशन के, आप क्या समझते हैं इस मसले का हल क्या है? सर देखें, इस मसले का हल हर जमात ने अपना अपना हल पेश किया और हर एक पे हमारा जो फोरम है, हमें जैसा कि मैं पहले नून लीग की बात कर लेता हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी इनको महसूस नशिस्तें दी जाएं। अगर आपने महसूस नशिस्तें भी देनी है तो आप उस हिसाब से देना। 1 करोड़ से ज़्यादा वोट है और पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 7 लाख की आबादी पे एक MNA जो है वो मुंतखब होता है। तो आप फिर महसूस नशिस्तें क्या आप हमें उस हिसाब से देंगे कि आप हमें 15 नशिस्तें देंगे असम्बली में? एक तो पहली बात तो ये है। जहाँ तक वोटिंग की बात है, अब मतलब हमने अपना इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट भी किया गुज़िश्ता माह। हमारे चेयरमैन साहब ने वहाँ पे जाके इलेक्शन कमिश्नर साहब को अपनी याददाश्त भी पेश की और उनसे यकीन दहानी ली कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सेनेट से पास तो पार्लियामेंट से पास तो हो चुका है ये बिल, लेकिन सेनेट में अभी इसने जाना है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने करनी है। तो हमने उनको भी अपने खदशात जो है वो बताया कि हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इसको सबूताज करेगा, इसमें हीलोजत करेगा और इसको शायद 2023 के इलेक्शन में या अर्ली इलेक्शन अगर 2022 में भी होता है तो उसको ये इम्प्लीमेंट नहीं होने देगा। इसके साथ साथ हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उनकी इमरान खान साहब से भी अपने वफद के साथ मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने यकीन दहानी कराई है कि वोटिंग का राइट तो दिया जाएगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि क्या ये मिलता भी है कि नहीं ये 2023 के इलेक्शन में, या उसी तरह ये पहले की पार्टियों की तरह ख्वाहिश और कोशिश तो यही है ना कि मिल जाए। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी होनी ज़रूरी है। तो उन्होंने वादा किया हमारे चेयरमैन साहब से, शायद रज़ा रांझा साहब से, कि मैं सितंबर में जब न्यूयॉर्क आऊँगा तो उससे पहले मैं इंशाल्लाह मैं इसका कुछ ना कुछ हल जो है निकाल के आऊँगा। इसके बाद आ जाते हैं आप इसके मैकेनिज़्म की तरफ कि कैसे वोट डाले जा सकते हैं, क्या हो सकता है। एक सजेशन जो है वो बाहर जो लोग रह रहे हैं उनके साथ मेल इन वोटिंग जो है, बैलेट जो है वो भी किया जा सकता है, जैसे US में भी होता है। आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि कौंसलेट में बूथ बनाया जाए, अगर आप कनाडा की मिसाल ले लें तो कनाडा तो यहाँ से 6-6 घंटे की फ्लाइट पे लोग रहते हैं, 20-20 घंटे की ड्राइव पर लोग रहते हैं, वो तो कौंसलेट नहीं आ सकते। फिर आप कितनी जगह पे बूथ बनाएंगे, किस तरह? तो इसका हल तो जाहिर है बूथ बनाएंगे तो फिर उसकी शफाफियत पे फिर सवाल पैदा होंगे। उसको कौन कंट्रोल करेगा? उतना यहाँ पे अमला ही नहीं है पाकिस्तान कौंसलेट के पास कि वो यहाँ पे जाके 20-13 सूबे हैं, हर सूबे में आप एक बूथ भी बनाए तो तब भी लोगों के लिए मुश्किल है, तब भी 6-6 घंटे की ड्राइव है। 10 इवन ओंटारियो में 20 घंटे की ड्राइव आप करें तो तब आप जाके सिर्फ ओंटारियो से निकलते हैं, एक जो सूबा है यहाँ पे। टोरंटो से किसी ने वोट डालने जाना है तो वो भी 2-2, 3-3 घंटे की एफर्ट है, जिस सिर्फ ये ग्रेटर टोरंटो एरिया से किसी ने वोट डालने जाना है। तो वो इसका कोई काबिल अमल हल जो है वो नहीं है। ई वोटिंग को या शफाफ बनाया जाए या बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए किया जाए, या जिस तरह या मेल इन बैलेट जो है वो भी एक ऑप्शन की जा सकती है कि जो नंबर्ड वोटिंग हो और हर एक का अपना रिकॉर्डेड हो कि कौन से नंबर के वोट आए हैं, जैसे पहले होता है। US में भी मेल इन बैलेट जो है वो भी चल रहा है। तो एक तो हमारी सजेशन ये है। बाकी हमारा जो एज ओवरसीज है फोरम का जो हमारा मौक़िफ़ है, हम चाहते हैं कि आप हमें जनरल इलेक्शन में वोट डालने दें और कल को इमरान खान साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, वही उन्हीं की तकरीरों में हम ये सुना करते थे कि ओवरसीज जो हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, इनके असासे साफ शफाफ होते हैं, इनको पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। तो उनको मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो पासपोर्ट है वो भी हमारा एक असासा है, जो यहाँ पे रह के हमने अर्न किया है, यहाँ पे टैक्स पे करके यहाँ के निज़ाम के तहत हमने अर्न किया। तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो वो अपने असासे छोड़ दे अगर, और सिर्फ ये कह देना, और ये बड़ी तकलीफ की बात होती है ओवरसीज़ के लिए कि जी ये आते हैं इलेक्शन लड़ते हैं और फिर ये चले जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। इससे हमारी उब्बुल वतनी पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये भी एक बड़ी तकलीफ दे अमल है। जो आज लोग बाहर बैठे हैं पाकिस्तान में सियासत करने के बाद, सदर रहने के बाद, वज़ीर आज़म रहने के बाद, जिसमें शौकत अजीज़ साहब हैं, जिसमें सदर मुशर्रफ साहब हैं, ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं थे। इन्होंने वहाँ पे सियासत की, हुकूमत की, जो भी करना था किया, और आज वो बाहर बैठे हैं। तो ये कहना कि सिर्फ ओवरसीज़ है, कोई पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, इन्होंने मजदूरी के लिए, मेहनत मजदूरी के लिए बाहर आ गए थे और अब उनको इस चीज़ का एक टैग लगा देना
कि भाई ये लोग फिट नहीं है पाकिस्तान की सियासत के लिए। असल में मसला जो है, मैं आपको बताऊं, जो हमें लगता है कि वो सिर्फ ये है कि जो पार्लियामान में लोग इस वक्त बैठे हैं उन्हें ये थ्रेट है ओवरसीज फोरम कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं कि भाई ये लोग आएंगे, इन्होंने बाहर से भी सीखा हुआ है, शफाफ लोग हैं, करप्शन से पाक लोग हैं, तो इन हमारी सियासत जो है वो कहीं जाती ना रहे। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी जो है ऐसी बात नजर नहीं आती। जो आपने बातें की हैं जी, इसका जवाब मैं लेता हूँ अपोजिशन के जो लोग मौजूद हैं इनसे और बाकी सियासी जमातों के दौरान। साथ में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सईद म्यूस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया सईद म्यूस साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी बात हो रही थी, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सदर और पीपल्स पार्टी के सदर मौजूद हैं कनाडा के, और वो आपकी यानी हुकूमत की जो तजवीज़ है ई वोटिंग का निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसकी शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं और कहते हैं कि जी हम वोट का हक दिलाने के हक में तो हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, कोई और तरीका ढूंढें। तो क्या मुतबादिल तरीके पर बात हो सकती है सईद म्यूस साहब? जी, पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला है प्रोग्राम के लिए। गुजारिश ये है कि हमारे भाई हैं और मैं इनकी सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इन सब भाइयों को ये एहसास है कि मोर देन 90% वोट जो है ओवरसीज के अंदर कहीं भी थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो 90% वोट जो है वो पीटीआई का है, पाकिस्तान तहरीक का। अच्छा, जिसमें बतदरीज मैं इससे बरमला मतलब कि इसका आप कैसे कह सकते हैं, इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं? मुझे मैं देखें, मैंने सिर्फ कनाडा में तो रहता हूँ, मैं स्टेट्स में जाता हूँ, मैं यूरोप में जाता हूँ, मैं भी गल्फ के अंदर गया हूँ, तो मैं उन लोगों के बैठता हूँ जाके। हमारा वोट बतदरीज कम हुआ है कुछ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से, ये मैं क्लियर में इसका एतराफ कर रहा हूँ कि जो हमारी कमिटमेंट्स थी, जो हमारे वादे थे, जो हमारे, उन पे हम उस तरीके से पूरा नहीं उतर सके जिस तरह हम चाहते थे। चूंकि उसकी रीजन ये है कि टोटल की टोटल ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का सिस्टम, हम उसे बदलने में अभी तक कामयाब नहीं हुए, ब्यूरोक्रेसी का ताउन नहीं है। लेकिन जो ये हमारे साथ एक चीज चल रही है कि ये लोग अगर ये कहते हैं कि जी वोट होना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, हमें तो 3 साल हुए, 30 साल से ये लोग सोए हुए थे। इन लोगों को एहसास नहीं था कि हम पाकिस्तानी जो पिछले 30-40 साल से कमा कर इन लोगों को भेज रहे हैं, कहीं फलूदे वाले की दुकान से पैसे निकल रहे थे, कहीं और किसी जगह से निकल रहे थे। पूरे मुल्क को इन लोगों ने जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर दाखिल कर दिया था कि कहाँ पर जाकर देखे। मैं सिंध जाता हूँ, मैं मुख्तलिफ इलाकों में जाता हूँ, सखर गया हूँ, लाड़काना गया हूँ, मैं इनके मीरपुर खास में गया हूँ, टंडवाला यार में गया हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो ये अपोजिशन के लोग बैठे हुए हैं, इनके अगर हमारे होंगे, मैं यकीन जाने कि मैं उनके खिलाफ खड़ा होकर बोलता हूँ कि आप लोगों का ये काम ठीक नहीं है, कोई भी हो, इनका हो हमारा हो, ये हमारे अंदर कर्ज होनी चाहिए, इनके अंदर भी कर्ज होनी चाहिए। इनको चाहिए कि ये हमारा साथ दें। अगर एक इनिशिएटिव ले लिया हमारी गवर्नमेंट, अगर हम एक चीज के ऊपर चल रहे हैं, देखें हमने इनिशिएटिव ले लिया। आप इमरान खान ग्रुप के एक मिनट ठहरिए, मैं आता हूँ जी बाकी लोगों के पास भी, 1 मिनट रुकिएगा जी। इमरान खान ग्रुप कुछ नहीं है, मैं सिर्फ पीटीआई की बात कर रहा हूँ। मैं 30 अप्रैल 1996, ये पीटीआई नहीं है, ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, 90% आपके वोट। इससे पहले कौन सी गवर्नमेंट इलेक्टेड होती थी उसका भी मुझे बता दें। ये सब वही लोग हैं, मेरी बात सुने, आप मुझे इस चीज का ताना ना दें कि कौन इलेक्टेड है कौन सेलेक्टेड है। आई नो वेरी वेल A to Z। इस चीज को आप छोड़ें, जिस तरह ये गवर्नमेंट, देखें इस चीज को आप छोड़ें। अगर हम 3 साल के अंदर रिफॉर्म्स ला रहे हैं, 3 साल के अंदर हम खड़े होकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, 3 साल के ऊपर आपने जो पाकिस्तान के मुंह पर नहीं, इनको मैं नहीं बोला, मैं इनका सुनता रहा हूँ। इन्होंने जो 30 साल तक 40 साल तक डेमोक्रेसी के नाम के मुंह पर कालक पहुंची है, उनका कौन जिम्मेदार है? अगर हम उसको धोना चाह रहे हैं, आप इन लोगों को क्यों बिना वजह की तकलीफ हो रही है? अच्छा चलें, में जो आप लोगों ने कर दिया। अच्छा मुझे एक करके पहले मैं अब्दुर्रहमान साहब, 1 मिनट पहले अब्दुर्रहमान साहब मुझे आप बताएं, 1 मिनट है ना, सवाल भी लेते जाए ना साथ साथ। मुझे ये बताएं कि पहली बात यहाँ पर ये हुई है
कि जी जो तजवीज़ अब्दुल रहमान साहब आपने दी है कि जी यहाँ पर कौंसलेट में आप पोलिंग बूथ बना दें, तो ये काबिल अमल तजवीज़ नहीं है। अभी विकास गोंदा साहब कह रहे थे कि इस पर तो 6-6 घंटे की फ़्लाइट्स हैं लोगों की, और फिर यह है कि 20 घंटे की ड्राइव आपको चाहिए कौंसलेट पहुँचने के लिए, तो ये अमली तौर पर मुमकिन नहीं है। और अगर आप हर सूबे में बनाते हैं और ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाते हैं, सुन तो लेना, सवाल तो सुन लें, अगर ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाते हैं तो इतना अमला कौंसलेट के पास नहीं है, मैनेज नहीं हो सकेगा, फिर धांधली का इल्ज़ाम लगेगा। क्या कहते हैं अब आप? सर जी, पहली बात तो विकास गोंदा साहब ने कुछ बात ठीक की है, लोग दूर दूर रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं ना जी वो टोरंटो में रहते हैं। टोरंटो और इसके इर्द गिर्द एरिया में GTA टोरंटो कहलाता है वो। नहीं तो ये हक तो हर शख्स का है ना, जो टोरंटो में रहता है, जो या नहीं रहता, जो दूर भी रहता है। चलेगा, देखिए इतने हम लोग इतने लोग यहाँ पे जो कौंसलेट के साथ जुड़े हुए हैं ना, जब कोई मुश्किल वक्त पड़ता है तो सब कौंसलेट में सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं कौंसलेट के साथ। हम इस वक्त में भी अपने जितने भी वहाँ पे जो खर्चा आएगा हम लोग सारे आपस में डिवाइड करेंगे, जितनी यहाँ पे पार्टियां हैं, जितनी जमातें हैं, जो खर्चा आएगा लोकल हम लोग हायर करेंगे, लोकल पीपल। हम वहाँ पे इसको स्वाब बनाने के लिए हर पोलिंग स्टेशन पे लोकल हम वो करने के लिए तैयार हैं। नहीं ये कैसे, मगर देखे ना पहले भी करते हैं, जब आप हम लोग जब भी कौंसलेट में कोई जरूरत पड़ी है हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोगों ने चंदा दिया, हम सब लोगों ने वहाँ पे पैसे इकट्ठे करके हमने अपना कई ऐसे काम किए हैं जो पास नहीं, लेकिन कोई बॉडी होगी ना इसके मैनेज कर रही है, या रजाकारों के सुपुर्द तो नहीं किया जा सकता ना इलेक्शन का निजाम? नहीं, यहाँ पे लोकल भी ऐसी होता है सर। यहाँ पे जो लोकल इलेक्शन होते हैं हर बिल्डिंग के नीचे बूथ बनता है, यहाँ पे सिस्टम ऐसा ही है, शिफाफ सिस्टम होता है यहाँ पे, वो वाला सिस्टम नहीं है पाकिस्तान वाला। तो फिर तो ऐसी मिसालें तो दुनिया में कई कामयाब मिसालें मिलती हैं जहाँ पर ई-वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का तस्वुर भी कामयाब है, उसको आप क्यों नहीं मानते? मैं म्यू साहब को एक चीज बताना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा किया जो अपनी नाकामी का इस्तेराफ किया। पिछले 3 सालों में इन्होंने कुछ नहीं कर सके, इन्होंने मुल्क का नाम बर्बाद करके रख दिया, तबाह करके रख दिया। स्पेशली वो जो गुलाम सरवर साहब जो वो जाली पायलट करके इन्होंने पूरी दुनिया में हमें मजाक बना के रख दिया। इन लोगों को तमीज नहीं है, इन लोगों को यकीन करें जो हुकूमत में है इनको जरा सा भी नहीं पता कि हुकूमत करते कैसे हैं। पाकिस्तान का नाम इन्होंने पूरी दुनिया में बदनाम करके रखा। अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट सोमालिया से भी नीचे चला गया। हाँ। उनकी कदर अब देखिए, इन्होंने 3 सालों के अंदर पाकिस्तान को वहां पे लाके खड़ा कर दिया है। महंगाई इतनी ज्यादा है वहां पे कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोग और गरीब औरतें अपना इस्मत बेच रही हैं। इसके अलावा मैं आपको डॉलर का रेट देखिए कहाँ चला गया, वहां पे तो गरीब सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अच्छा चलें, इसका जवाब तो सईद म्यू साहब देंगे, लेकिन जावेद गुजर साहब मैं एक सेकंड के लिए अब्दुल रहमान साहब, मैं कल सुबह की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। मैं पिछले 7 महीने से पाकिस्तान में था। आप मुझे ना ढूंढ कर बताइएगा कि गुर्बत की रेशो जो है ना, जो आप बैठकर वहाँ बोल रहे हैं, आप यहाँ पर आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि फैसलाबाद के अंदर पूरी हमारी कॉटन की और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री 24 आवर काम कर रही है, और अपकमिंग 5 ईयर्स के हमारे पास ऑर्डर्स जो है पाइपलाइन के अंदर है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। टेक्सटाइल के बाद मैं आपको आता हूँ इंडस्ट्री की तरफ जो हमारी है, बिल्डिंग की और कंस्ट्रक्शन की। मैं आपको नहीं सर, नहीं मैं बताता हूँ ना, ये गुर्बत का जो नाम लेते हैं, इस मुझ से बात करते हैं ये लोग। मैं गुर्बत दिखाता हूँ सिंध के अंदर, मैं दिखाता हूँ सिंध के अंदर गुर्बत इनको। मैं जो ये लोग बातें कर रहे हैं मैं इनको बताता हूँ, जो जद्दा में स्टील मिल लगी। अब्दुल रहमान साहब इस तरह आवाज नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी बात की, एक एक करके बोलेंगे फिर समझ आएगी। स्टील मिल लगी, एक भी पाकिस्तानी इसके अंदर एम्प्लॉयड नहीं था। आज इन्हें हमारे 3 साल नजर आ रहे हैं, हमारे तो देखने के पायलट नजर आ रहे हैं। 220 अरब का एक प्रोजेक्ट ले लिया लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन का, जो बेड़ा गर्क कर दिया, जिसके ऊपर 38 करोड़ रुपए हर महीने हमने सूद देना है। सर जी वो पूरी दुनिया में सब, आप ये कनाडा में भी रहते हैं, आप लोग इस चीज को अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो आई थिंक कि आपको पाकिस्तान के लिए वो है की मलम जब्बा हर चीज को भूल गए हैं इनको। अच्छा 1 मिनट सर, मुझे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पे बात हो रही है, बात कहाँ से कहाँ निकल गई? ये वोटों का हक दिलाने की बात हो रही है, आप मालम जब्बा चले गए। मैं थोड़ी सी ऐड करता हूँ, मैं राम साहब। अच्छा 1 सेकंड ठहरिएगा जरा। ये टोटल सिस्टम जो है, ये जावेद गुजर साहब, ये ऑनलाइन होगा जी, ये ई वोटिंग के थ्रू होगा। वो कहते हैं आप धांधली करेंगे ना, ई वोटिंग से जब होगा तो आप कोई भी रिजल्ट अनाउंस कर देंगे कंप्यूटर से। धांधली की पैदावार को धांधली ही नजर आएगी ना। हम तो अब तक धांधली करनी होती तो हम आज तक के बाई इलेक्शन ना हारते। पैदावार आप तो सदका खैरात लेके पैदा होने वाले लोग हैं। अच्छा मुझे 1 मिनट जरा करनी होती इन लोगों की तरह, हम रातों रात। मुझे 1 मिनट जी, जावेद गुजर साहब, हम एक भी ना हारते बाई इलेक्शन। सदका ले रहे उसकी बहनें भी सदके पे, और किसने इसको फल फूल दिए? अच्छा 1 मिनट जरा मेरी अर्ज भी सुन लें। तो हम लोग वो देते हैं, आप लोगों को खराते देते हैं, उसका हिसाब तो नहीं ना देते आप लोग कहीं पे भी। रातों से मुल्क नहीं चलते, रातों से मुल्क नहीं चलते भाई।
अच्छा, एक जावेद गुजर साहब मुझे ये बताइए, अभी जो आर्गूमेंट आया सईद मेओ साहब की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में जो 90% वोट है वो तहरीक इंसाफ का है, और असल वजह मुखालफत की बाकी पार्टियों की ये है क्योंकि उनको लगता है कि जनाब हम अगर इलेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो असल मुखालफत की वजह यह है क्योंकि 90% सपोर्ट ओवरसीज़ की जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। ये मेओ साहब का दावा है। सर मैं इस पे अर्ज करना चाहता हूँ कि मेयो साहब जो मर्जी दावा कर दें, पहली बात तो ये है कि 90% इनकी अगर सपोर्ट है, इनको तो ये भी नहीं पता कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब ओवरसीज में पाकिस्तानी रह रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के विंग किस वक्त बनना शुरू हुए और किसने बनाए यहाँ पे, ठीक है जी, पूरी दुनिया में किसने बनाए। नंबर सेकंड, इनकी सपोर्ट जो थी ना 90%, वो 90% पूरी दुनिया में लोगों को नजर आ गया। हर बंदे के मेरी फैमिली वहां पे है, हर बंदे के रूप वहां पे हैं, आपके रूप होंगे, बियो साहब के रूप होंगे। हर बंदा ये कह रहे हैं मैं 7 महीने पाकिस्तान रह के आया हूँ। 7 महीने में महंगाई का तनासब कहां से कहां पहुंच गया है, ठीक है जी। बाकी रही बात, ये तो टाइम आएगा तो पता। मैं आपको एक न्यूज देना चाहता हूँ कि मेरी एक बहुत सीनियर इलेक्शन कमीशन के एक बहुत सीनियर ओहदेदार से बात हुई कि 2023 में तो ये कोई चांस ही नहीं है इसका, ठीक है जी। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को। ये बिल सिर्फ कौमी असेंबली में पेश हुआ है, पास हुआ है, अभी सेनेट में जाएगा, ये तो बात की बात है। तो आप इसका हल क्या समझते हैं जावेद गुजर साहब, मुझे ये बताएं ना। हम चाहते हैं कि किसी टर्म एंड कंडीशन, आपके ख्याल में जो नून लीग की तजवीज़ है आप उससे मुत्तफिक हैं कि जी इसके बूथ बनाए जाएं और पर्ची पर वोट डाला जाए? पर्चियों का भी तो मसला होता है ना, पर्चियां गायब होती हैं, पर्चियां इजाफी आ जाती है। मैं अपने भाई की तजवीज से इत्तेफाक नहीं करता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया किस तरफ चली गई है, अब वीसीआर डीवीडी का जमाना नहीं है। आजकल तो हर चीज iCloud पे डाउनलोड हो रही है, और यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये इस तरह होगी उस तरह होगी, ये कुछ नहीं होगा। नहीं, मगर आप गुजर साहब, आप ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मान रहे हैं ना मैनुअल वोटिंग को मान रहे हैं, तो फिर आप क्या, आपको कोई तीसरा रास्ता बता दें। सर मेरी बात सुने, हम मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टर्म एंड कंडीशन तो होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तान। हमें एक फार ईस्ट में सीट होनी चाहिए, एक मिडिल ईस्ट में सीट होनी चाहिए, एक नॉर्थ अमेरिका में सीट होनी चाहिए, एक जो है ना यूरोप में सीट होनी चाहिए। कम से कम 4 सीटें तो होनी चाहिए। कुछ तो बताएं ना हमें, हमने वोट किसको देने हैं। मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से है, मैंने जाके भावलनगर में वोट देना है। मेरा तल्लक जो इस्लामाबाद से है, उसने इस्लामाबाद में देना है। एक बंदे का तल्लक पत्तोकी से, उसने पत्तोकी में देना है, दूसरे का मंडी बावल से। किसको वोट देना है आप ये तो बताएं ना, वोट हमने किसको देना है जी, किसको वोट देना है। ठीक है, वकास गोंदल साहब इस पे रोशनी डालें जरा, किसको वोट देना है? सर देखें, जो जावेद गुजर साहब की जब तजवीज़ है ना कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए, जो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, उस पर हमें कंसर्न एक ये है कि ओवरसीज कम्युनिटी जो रहती है, या तो बिल्कुल उनकी बात 4 सीटों से तो काम नहीं बनेगा। अगर पाकिस्तान वाला ही आपने क्राइटेरिया रखना है, या तो हर मुल्क की एक सीट दें, या कम से कम आबादी के हिसाब से, जहां पाकिस्तान में जैसे 7.5 लाख की आबादी पे एक MNA बनता है, उस हिसाब से हमें 15 सीटें दें। लेकिन उस 15 सीटों का एक जो ड्रॉबैक हमें नजर आता है वो ये है कि यहाँ पे कम्युनिटी जो पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी हम रहते हैं, अक्सर इस बात पे जोर दिया जाता है कि पार्टियों से बालातर होके, और जो कि अक्सर देखने में भी आया है, अक्सर दोस्तों ने कश्मीर डे के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से इवेंट्स करवाए हैं या प्रोग्राम किए हैं, तो उन्होंने तमाम पार्टीज़ को इनवाइट किया, और हम बड़े मतलब सारे दोस्त जो हैं बड़े अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम में शिरकत भी करते हैं और पाकिस्तानी होने का सबूत देते हैं, और घुल मिल के अपनी जो सेलिब्रेशन है वो करते हैं। या इसी तरह जैसे अब्दुर्रहमान साहब ने कहा कि दुख की घड़ी में भी हम इकट्ठे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप कह देंगे जी एक यहाँ से एक अब इलेक्शन होगा, तीनों पार्टियों की टिकटें होंगी, कल को आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो फर्दर कम्युनिटी को डिवाइड करने का बायस भी बन सकता है। तो इसलिए हमारा जो ये है कि हम एक जनरल जो सीटें हैं वहाँ पे वोट दिए जाएं। इन 15 सीटों को क्या आप अलहदा बिठा दिया करेंगे, इनकी क्या इन्वॉल्वमेंट होगी, या तो उस पर भी रोशनी डालें, और यहाँ के मतलब ये 15 जो ओवरसीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे ये एक साइड पे बैठे होंगे, इनका क्या होगा, क्या इन्हें मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी कल को? फिर आप कहेंगे कि उनके पास तो दोहरी शहरियत है, डुअल नेशनल है, इनके पास तो मुल्क के राज नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उससे पहले क्लियर होनी चाहिए, या सिंपली आप जनरल इलेक्शन में जनरल वोटिंग जो है उसका हमें राइट दें।
जावेद गुजर साहब ने कहा हमारे वहाँ रूट्स हैं, तो हमारे मसाइल भी उन्हीं रूट्स पे हैं। अगर आपका ताल्लुक दीपालपुर से और मेरा ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से, तो हमारे मंडी बहाउद्दीन के मसाइल जो है, जो मेरे जो वहाँ पे फैमिली है, जो मेरे वहाँ पे घर है, ज़मीन है, मुझे उस हिसाब, मुझे वो भी तो देखने हैं ना। मुझे सिर्फ कनाडा के हिसाब से तो नहीं देखना। आज भी अगर आप कश्मीरियों को जो लाहौर में और इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात और गुजरात में बैठे हुए वहाँ पे सीटें दी हुई हैं और उनसे आप इलेक्शन कश्मीर में भी वोट डलवाए जा रहे हैं कश्मीर के इलेक्शन हिसाब से, तो वो भी एक उन्होंने सीटें अलग से की हुई हैं, तो वो मैकेनिज्म हमें स्टडी कर लेना चाहिए। लेकिन पहला इस वक्त जो हम जिस स्टेज पे हैं वो ये है कि तमाम पार्टियों को मुत्तहिद होकर, जो ओवरसीज हैं, पार्टी से बालातर होकर इस बात पे जोर देना चाहिए कि हमें वोट का राइट तो मिले। पहली चीज़ तो ये कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद आप मैकेनिज्म की बात करें कि क्या ये किस तरह के बैलेट होने चाहिए, मेल इन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, बूथ बनने चाहिए, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो जैसे जावेद साहब ने कहा कि पार्लियामेंट से पास हुआ है, अभी इसने सेनेट में जाना है, फिर इसको इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट करना है, तो तब तक तो हमारी जो जद्दोजहद है वो मेरा ख्याल है एक मुश्तरका होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अभी दाखिल हो चुकी होंगी इनके आगे जी। उसके इसके बाद जब ये सेनेट से पास होगा, बाद में पता नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। जी गुजर साहब यही अर्ज कर रहा हूं, लेकिन इस तरह नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ यूज किया जाए। सर तब तक हमें मुश्तरका जदोजहद करनी चाहिए तमाम पार्टियों को मिलकर। कि अभी हम मैकेनिज्म पे अगर हम लड़ना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है ये पूरे की पूरा जो अमल है यही रह जाएगा। हमें मुश्तरका होकर पहली चीज तो जहां भी जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, इलेक्शन कमीशन में जाए, सेनेट में जाए, पार्लियामान में जाए, हमारा मौकफ ये होना चाहिए कि हमें इसका वोट का इसका जवाब हाँ में आना चाहिए। उसके बाद फिर मैकेनिज्म पे जब डिबेट शुरू होगी तो उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। तो फिलहाल हमें मेरा ख्याल है एक मुश्तरका। चलिए बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, इसके मजीद पहलुओं करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। अच्छा सईद मेहमूद साहब, अभी जो आप बात सुन रहे थे जावेद गुजर साहब की और बाकी लोगों की, इसमें जो नुमाइंदगी की बात हो रही है कि जी आप नुमाइंदगी दें, कम से कम 4 सीटें दें, हमें पता तो हो हमने किसको वोट करना है, हमने अपने इलाके में बैठे हुए नुमाइंदे को वोट करना है या यहाँ पर जो आप नुमाइंदा हमारे लिए मुकर्रर करेंगे हम उसको वोट करेंगे। तो इस सिलसिले में, इस ज़मन में जब अब ये कॉन्सेप्ट आया है तो तहरीक इंसाफ के जहन में है क्या मंसूबा? देखिए पहली बात तो ये है कि जावेद गुजर साहब और तो जो भी हमारे दोस्त इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं हुए हैं, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि हम 4% के कतन हकदार नहीं, हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं। ओवरसीज के लिए कतई नजर किसी भी पार्टी से, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम एक बैकबोन के तौर के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये कहें कि जी हमें 4 या 10 या 15 सीटें दे दें, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन की बात है। इसके लिए तो अगर किसी स्टेज के ऊपर लड़ना पड़ेगा, सबसे पहले मैं खड़ा होकर लड़ूं। हम ये चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें, चाहे नून लीग से लें, पीपल्स पार्टी से लें, जमात इस्लामी पीटीआई से लें, एमक्यूएम से लें। आप इस चीज को कभी भी अपने ऊपर, गुजर साहब और अब्दुल रहमान साहब, हमने ये कभी भी नहीं लेना कि हमें 2, 4, 5 सीटों के लिए बाहर बैठ के स्ट्रगल करनी। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग के बकौल हम सबके यहाँ रूट से हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानी यहाँ पर है, उनकी कब्रें यहाँ पर हैं, और खा कौन रहे हैं, वो चाहे पीपल्स पार्टी में, चाहे पीटीआई के अंदर है, चाहे नून लीग के अंदर है। हम लोग छोड़कर चले गए हैं। जब हम छोड़ के गए तो इस गैप के अंदर यहाँ कब्जा ग्रुप, स्मगलर्स, माफियाज, लैंड ग्रैबर्स आ गए। हमें अपनी नाकामियों की भी बात करनी चाहिए, हमारे फेलियर्स भी हैं कुछ। हम अपने सुनहरे मुस्तकबिल के लिए गए। हमें ये कहते हैं कि आप लोग तो बाहर चले गए थे डॉलर कमाने के लिए, पाउंड्स कमाने के लिए, दिरहम और रियाल कमाने के लिए। तो जब आप 4 सीटों की बात करेंगे, बड़े खुश होकर हर बंदा कहेगा जी एक नून लीग से दे देते हैं, जैसे मखसूस निश्चितें होती हैं कुछ एथनिक ग्रुप्स के लिए। हम कभी भी सूरत के ऊपर, मतलब कि मैं स्ट्रांगली कंडेम करूंगा। हाँ, मैं इधर बैठा हूँ, आप लोग इधर आए, अपने रूट्स के अंदर, अपने इलाकों के अंदर जाएं, देखें मामला क्या है। तो हमें यहाँ बिल मुशाफा, डायरेक्ट बिल वास्ता यहाँ पर हमें आकर इलेक्शन लड़ना चाहिए, डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। वो लोकल गवर्नमेंट्स का हो, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का हो, वो उसके बाद आपकी एमपीशिप का हो, उसके बाद आपकी नेशनल असेंबली का, सेनेट का, कहीं का भी हो। आप लोग जब कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एक पैनी को जोड़कर हम लोग यहाँ पर बहन भाइयों को, अपने घरों को, अपने माँ बाप को, अपने अजीज वकारब को भेजते हैं, वहाँ अपने बच्चों को। हम डबल तरह की मुशक्कत कर रहे हैं। हम बटे हुए लोग हैं, सोते वहाँ पर हैं, कमाते वहाँ पर हैं, जागते यहाँ पर हैं, भेजते यहाँ पर हैं। तो काइंडली इस उसमें से, तनाजुर में से अपने आप को बाहर निकालें।
आए मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं। हम जिस मैकेनिज्म के जिससे शुरू किया था, जिसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि अभी ये तजवीज है कि ये ई सिस्टम के अंदर होगा, इलेक्ट्रॉनिक अपना जो हमारे साबका थे तारक साहब वापस आ गए हैं, जो नादरा के अपने कैनेडियन सिटीजन ही है, उन्होंने चार्ज संभाल लिया हमारा यहाँ पर। जो वो काम कर रहे हैं उसके इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ दिस ईयर रिजल्ट आ जाएंगे और बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो कहने का मकसद ये कि आप इस चीज के ऊपर आए, अभी अपने आप को लिमिटेड उसके अंदर ना लेकर आए कि हमें 4 या 10 या 20 सीटें चाहिए, नहीं। हम इलेक्शन के अंदर फुल फ्लैज, हम 10 जीते, हम 50 जीते, हम 100 जीते, ठीक है, हमारी लॉयल्टी के ऊपर किसी को शक ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है अब्दुर्रहमान साहब, एक तो आप जो बातें हुई हैं इसका जवाब देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। दूसरा ये है कि आपने जो तजवीज़ दी कि यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए जाएं, इस पर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सदर हैं जावेद गुज्जर साहब, वो भी आपकी बात से इत्तफाक नहीं करते। तो पहले अपोजिशन आपस में बैठ के तो कोई मैकेनिज्म बना ले ताकि एक प्रपोजल कलेक्टिवली अपोजिशन की तरफ से आ जाए हुकूमत के लिए और फिर मिल बैठ के कोई हल निकल सकता है। सर सबसे पहले तो मैं म्यू साहब की वो इन्होंने बात की कि 90% वोट पीटीआई का, उसका जवाब दे दूं। 90% जैसे को मुझे उसकी वो नहीं आती मिसाल। जब वोट होंगे, जब इलेक्शन होंगे, तब पता चलेगा। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं राह जाने से बात है। आप क्या कह रहे हैं 90% नहीं है, कम है? सर जी अब तो इनकी पार्टी के अंदर, अब मैं कनाडा की, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो 90% इनका वोट है, तो बाकी लोग इधर क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या मंडे दे रहे हैं वो क्या कहें उसको। अच्छा, 30 सालों से 90% आप लोगों के पास थे, हम लोगों के पास 10% थे। आज 3 साल से 90% हमारे पास है, 10% आप बांट लिया। अच्छा, पता चल जाएगा 10% या 10% है, वो चला हुआ इंशाल्लाह ताला। अगले 5 साल भी हमारे, बेफिक्र रहे इस चीज से आप। अच्छा जी अब्दुर्रहमान साहब, जब तक जब तक आपके पास वो है ना, उस वक्त तक निके काबा जा चुका होगा, घबराए नहीं। लेकिन आप अब्दुर्रहमान साहब देखें, जब आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ों पर बात करते हैं और आप यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं दिलाना चाहते, तो इससे लोग खाइफ नहीं होंगे अपोजिशन की जमातों से कि देखिए एक एफर्ट हुई है, एक पार्टी ने एफर्ट की है और यहाँ पर अपोजिशन की जमातें अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए जो है वो मुखालफत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने इसको शुरू किया था। मुस्लिम लीग नून ने इस एफर्ट्स को शुरू किया था, जिसको ये हर क्रेडिट तो अपने पे लेना चाहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कौन से मंसूबे लगाए? तो क्यों नहीं आपने अपने जमाने में फिर ये जो आप शहबाज शरीफ कहते हैं कि नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं नुमाइंदगी दी? मैं आपको बताता हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग मुस्लिम लीग नून ने ओवरसीज वालों को किया था, स्पेशली पंजाब के अंदर, कोई भी पार्टी आज तक वो काम नहीं कर सकी। कैसे? मसलन जैसे अब पंजाब, जैसे वो मियां शहबाज साहब ने एक वो ओवरसीज के लिए एक वो दायरा बनाया था। हाँ, वो उस इदारे की कारकर्दगी पर हम रोजाना प्रोग्राम करते हैं, उस पर तो आप अलग से मेरे साथ बहस कर लीजिएगा, मैं उसको एक्सपर्ट हूँ, मुझे पता है उसकी कारकर्दगी क्या है। बोलूंगा ना फिर वही परेशानी होगी। आप अब्दुर्रहमान साहब उसकी कारकर्दगी पर की बहस तो नहीं छेड़े, क्योंकि वो अब्दुल्ला भाई बात ये है कि फॉरेन फंडिंग का केस वहां पे पड़ा हुआ है। इनको अपनी वो चीजें याद आती हैं रोज के, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये लॉलीपॉप देंगे और वो चुप कर जाएंगे। इन्होंने जो फ्रॉड किया पाकिस्तान में, पीटीआई ने जितना बड़ा फ्रॉड किया, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा फ्रॉड नहीं हुआ होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। अच्छा जी, चले आप ऐसा करें, चले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक ले, फिर वकास गोंदल साहब के पास आके डिस्कशन को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, हल की तरफ आते हैं कि इसका कोई हल निकलेगा, ये इस पर बहस होती रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वकास गोंदल साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल में अब ये जो हम पूरी डिबेट कर रहे हैं, इसमें काबिल अमल ऑप्शंस क्या क्या हैं? हुकूमत क्या कर सकती है? नंबर 1 ये हो सकता है, नंबर 2 ये हो सकता है, 3, 4 ऑप्शंस क्या हैं आपके ख्याल में? जी सबसे पहले तो जो बात सईद म्यू साहब ने कही कि हम बहुत सारे ममालिक में पहले ही सेकंड क्लास सिटीज़न हैं। कुछ ममालिक हैं जहाँ पे बाकायदा शहरी के तौर पे तुम्हारे पूरे हकूक़ हैं, लेकिन अब पाकिस्तान में भी हमें सेकंड क्लास ना बनाया जाए। हमें जो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ है वो बिल्कुल नामंजूर है कि हमें जनरल सीटें दी जाएँ और अब बाहर मतलब वो पहले वाली मखसूस सीटों पे ना हमें बिठा दिया जाए।
और उससे हमें यहाँ पे जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं हमारी कम्युनिटी को फर्दर डिवीज़न की तरफ ना धकेला जाए। हर एक का अपने इलाके में वोट हो, वो चुपचाप वहाँ के हिसाब से वोट डाल ले। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, हाँ, और उससे भी पहले हमें वोट का हक मिलना चाहिए। इसको फाइलों की नज़र नहीं हो जाना चाहिए, इसको सिस्टम की नज़र नहीं हो जाना चाहिए। इसके बाद मेरा ख्याल है मेल इन बैलेट जो है वो हमारे हिसाब से एक काबिल अमल तजवीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे जो है वो भी खदशात हो सकते हैं, तफज़ात हो सकते हैं। जो बूथ बनाने वाली तजवीज़ है वो मुमकिन नहीं है, बहुत सारे ममालिक में मुमकिन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में मुमकिन नहीं है, कनाडा में, US में मुमकिन नहीं है। तो मेल इन जो बैलेट है वो पहले ही 1 वीक पहले आप अपने बैलेट जो है मेल कर दें, और उसकी कन्फर्मेशन का एक मैकेनिज्म, बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है। अभी तारिक मलिक साहब ने जो नादरा में जो दोबारा से इंचार्ज बने हैं, बाय द वे मेरा ख्याल है PTI थी जो इनकी मुखालफत में सबसे अब्दुल रहमान साहब कहते हैं कि हम चंदा करके कुछ चीजें करके आपस में पैसा जमा करके कम्युनिटी, वो उनका जज्बा हुब्बुल वतनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये एक मुमकिन नहीं है ना। वो चंदा कौन लेगा, कितने देंगे, कौन देगा, उसका बेनिफिशियरी कौन होएगा, उसको वो पॉसिबल नहीं है। वो जज्बा एक जज्बे की हद तक ठीक है कि हम पैसे देती है, उसका नाम है PTI। एक ही पार्टी है जो पैसे देती है और गबन करती है, उसका नाम है PTI। चले ये तो इल्जाम हो गया ना अब्दुल रहमान साहब, इल्जाम तो आपके ऊपर भी है, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, पता नहीं क्या क्या इल्जाम है। इल्जाम तो इल्जाम हैं जब तक अदालत से साबित नहीं होते। मैं अब्दुल्ला भाई एक सेकंड में इनकी एक बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा ना कि फॉरेन फंडिंग का केस है, मुझे उठाएं, ये हिस्ट्री उठाएं, मुझे बताएं किस बाहर के बंदे ने बैठ के ऊपर फॉरेन फंडिंग के ऊपर हमारे ऊपर केस किया है। अकबर का मुझे पता है कि मैं साथ था उस वक्त। वो पाकिस्तानी है, मेरी बात सुने, ही इज नॉट फॉरेनर, ही इज नॉट ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है। वो साथ मांगते थे, चंदा लेने आते थे उस वक्त, मुझे पता है, मैं साथ था। आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे बताएं। एक पाकिस्तानी उठ के कहे कि जी मेरा 100 रुपए का गबन हुआ है, किस मुंह से आप बातें करते हैं हमारे ऊपर? आप अपने ऊपर देखते, आप क्यों नहीं देख रहे अपने ऊपर? वो जिसने केस किया, हमने तो पनामा लीक्स में हमारे पैसे नहीं है, स्विस अकाउंट में हमारे करे मैल हमारा नहीं था। मेरी बात तसल्ली से सुन लें आप लोग इस चीज के। एक अकबर एस बाबर जो है ही पाकिस्तानी, वो फॉरेन नेशनल नहीं है। शहीद भाई, आप उसके मसाइल कुछ और है, उस बंदे के मसाइल कुछ और है, फॉरेन फंडिंग नहीं है। सर इसका जवाब एक बंदा उठाया फॉरेन में से जिसका कहता है कि जी मैंने $1000 दिए तो उसके अंदर गबन हुआ। तो चले अब जरा इस पे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं ना जी। फाइनल रिकमेंडेशंस बता दें अपनी अपनी सब लोग। इनके पास है नहीं है कुछ देने के लिए, डिलीवर करने के लिए। अब्दुल रहमान साहब, गुज्जर साहब, फाइनल रिकमेंडेशन दे दें जरा, टाइम कम रह गया, खत्म होना प्रोग्राम फिर। सर मैं बात करना चाहता हूँ। मैं इनका जो नमल प्रोग्राम होता था यहाँ पे, मैंने वहाँ पे खुद चंदा दिया हुआ इन लोगों को, लेकिन जब से मुझे पता चला वो अगर देखे नमल की कारकर्दगी देख ले, अगर आप उनके अकाउंट से उनकी वो सिलाई मशीनों से उन्होंने अरबों डॉलर बना लिए, ये कैसे मुमकिन है? मैं इसका हिसाब मांगता हूँ इनसे, म्यू साहब से। देखिए मैं नमल प्रोग्राम पे ऊँटों के ऊपर हमने भेजे थे ना, जो हमने ऊँटों के ऊपर ये रहे हमारे बाहर के अखराजात, सियासी प्रोग्राम हो गया सर, ये तो सियासी इल्जामात पर मुश्तमिल प्रोग्राम हो गया। जो बातें की थी आप जवाब मांगते, मुझसे जवाब ले। हाँ जी दें जवाब, मुझे दें। अलीमाबादी के कोर्ट में ना मैं क्या है, और नमल का हमसे लाकर ले हमसे। आपको सिलाई मशीनें याद आती है, आपको नेशनल असेंबली में कागज ले रहा है, ये रहे हिसाब, कहाँ है वो हिसाब? आज तक ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦਾਂ ਤੇ ਆਈਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਮਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ करप्शन। अच्छा चलें जी, जावेद गुज्जर साहब फाइनली कुछ कहना है आपको आखिर में? कनाडा तो होंगी गुज्जर साहब, चाहूंगा कि हम ओवरसीज में बैठे हुए ओवरसीज पाकिस्तानी, हम आपस में ये डिबेट्स होती रहती हैं, हम आपस में बैठते हैं। हम नहीं एक दूसरे के कंधे को इधर जो है ना, कल अगर कोई हम चला जाएगा तो हमने एक दूसरे के कंधे जनाजे को कंधा देना है, ठीक है जी। हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। मेरा ख्याल है कोई इसका बेहतर हाल निकलेगा। चलें जी, मैं वाइंड अप करता हूँ डिस्कशन को। बहुत शुक्रिया आप सब ने। मैंने कोशिश की कि आप अपनी इनपुट दें इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के हवाले से। कुछ सियासी गुफ्तगू होती रही, कुछ तजावीज़ आई भी हैं, कुछ रिकमेंडेशंस हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया सईद म्यू साहब, वकास गोंदल साहब, अब्दुल रहमान साहब, जावेद गुज्जर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।